भारत चीन और भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद की खबरें तो देखने को मिलती ही रहती हैं, किंतु हाल में भारत के ही दो राज्य अपने सीमा विवाद को लेकर चर्चा का एक विषय बने हुए हैं। उत्तर पूर्व के दो राज्य मेघालय और असम, इनके बीच 50 दशकों से सीमा पर एक तनातनी की स्थिति बनी रहती है और हमें न्यूज़ में यदा कदा हिंसक झड़पों की खबरें भी पढ़ने को मिल ही जाती हैं। ये मुद्दा फिर से चर्चा में है क्योंकि दोनों राज्य सरकारों ने इस विवाद के समाधान की ओर अग्रसर होते हुए कुछ स्थितियों का संदर्भ दिया है। इसी कंटेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद क्या है। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो के एंड में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कौन कौन से आर्टिकल्स जरूर पढ़ लेने चाहिए, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर भी एक हल्की सी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमेशा की तरह हम सबसे पहले जानेंगे कि ये मुद्दा फिर से चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये असम मेघालय सीमा विवाद क्या है, इसके कारण क्या है। फिर हम जानेंगे कि असम का लगभग अपने हर पड़ोसी देश से विवाद क्यों है। फिर हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व का एकीकरण, ये जो इंटीग्रेशन हुआ था, कहीं इसी में तो छुपे नहीं है कारण जो असम का लगभग अपने हर पड़ोसी देश के साथ एक विवाद हमें देखने को मिलता है। इसको हम दो भागों में बांट के देखेंगे। पहले हम देखेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के समय क्या स्थिति थी, दूसरा हम देखेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद क्या स्थिति रही है। इसके बाद हम जानेंगे कि असम मेघालय सीमा के बारे में कुछ तथ्य। फिर हम बात करेंगे विवाद समाधान को लेकर क्या प्रयास हुए हैं। फिर निष्कर्ष और वे फॉरवर्ड को देखते हुए आज के अभ्यास प्रश्न पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। देखिए, 21 जनवरी को मेघालय की स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1972 में मेघालय को असम से निकालकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो दोनों सरकारों ने ये उम्मीद जताई है कि मेघालय के स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरा होने से पहले मेघालय और असम सीमा विवाद को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने जो है समितियों का कुछ गठन किया था, उन समितियों ने आपस में रिपोर्ट एक्सचेंज कर दी है। इसीलिए ये जो मुद्दा है लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है और हमारे लिए करंट अफेयर एनालिसिस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखिए 13 जनवरी की ये न्यूज़ है, जहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह लाइकली टू सील एग्रीमेंट ऑन असम मेघालय बॉर्डर रो। ठीक है, तो देखिए इस महीने तक निपटाने का जो है एक उम्मीद मानी जा रही है। देखिए ये जो सीमा विवाद है असम और मेघालय के बीच, ये 12 स्थलों को लेकर था। इनमें से फिलहाल 6 स्थलों पर ही जो है आप कह सकते हैं कि समाधान की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि 12 में से 6 जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। तो जो कम कठिन या कम जटिल मुद्दे हैं पहले उन पे बात की जाएगी। उसके बाद फीस वाइज जो है अगले 6 स्थल है उन पर बातचीत की जाएगी। उप मुख्यमंत्री की जो है अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा दोनों राज्यों की तरफ से 3 समितियों का गठन किया गया था, जिन्होंने आपस में रिपोर्ट एक्सचेंज कर ली है। यहाँ पर देखिए एक ऐतिहासिक बात हुई है कि जो समितियां हैं उन्होंने उन स्थलों का दौरा किया है जिन स्थलों को लेकर विवाद का सुधार होना है, और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ये मानना था कि अपने आप में ऐतिहासिक है कि इस बार समितियां जाकर उन स्थलों का दौरा कर रही है और वहाँ की जो जनसंख्या है, मूल निवासी, स्थायी निवासी हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। देखिए सीमा विवादों के आप कह सकते हैं कि समाधान या विवाद या आप कह सकते हैं कोई भी समझौते होते सरकारों के बीच में है, लेकिन इसका सीधा सा असर वहाँ पर रहने वाले लोगों पर सर्वाधिक पड़ता है। देखिए 4 वो 6 स्थान हैं जिनके बारे में फिलहाल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्थिति बन रही है कि कुछ सुधार होगा। ताराबारी, गिजांग, फहाला, बकलापारा, खानापारा, रातचेरा।
जब मेघालय असम से अलग होकर एक पूर्ण राज्य बना था, तभी जो है कुछ स्थलों को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा असम को सौंप दिया गया था। लेकिन मेघालय ने तुरंत ही इस एक्ट को चुनौती दी थी और ये कहा था कि कुछ स्थल जो हैं हमारी जयंतिया और खासी जो पहाड़ी हिल क्षेत्र हैं उनका भाग बनते हैं, इसलिए उन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। किंतु उस एक्ट के द्वारा वो जो स्थल थे वो असम को सौंप दिए गए थे और अभी भी असम ही के द्वारा उन पर जो है एक तरीके से शासन किया जाता है। देखिए ये जो पूरे 6 एरियाज हैं ये असम के कछार, कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिलों में आते हैं। पश्चिमी खासी हिल्स के अंदर जो मेघालय का रीब हुई और पूर्वी जयंतिया हिल्स है, यहाँ पर ये जो है स्थल पड़ते हैं। तो ये 12 जो स्थल है उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप स्लाइड रोक के देख लीजिएगा। मैंने उन 6 एरिया का नाम आपको बता दिया है जिन पर फिलहाल चर्चा हो रही है। देखिए यहाँ पर वही बताया गया है कि 1972 में जब मेघालय का गठन हुआ था तब से ही ये विवाद शुरू हो गया था और यहाँ पर नियमित रूप से झड़पें होती रही हैं, इसीलिए स्थानीय लोगों के विस्थापन के साथ साथ जान माल को भी काफ़ी हानि रही है। 50 दशक से वहाँ की जनता इस तरह के तनाव को झेल रही है। इसके बाद देखिए अगर बात की जाए कि इस विवादित स्थलों को लेकर दोनों राज्यों की क्या पॉलिसी रही है, तो कुछ बातों पे दोनों के बीच सहमति थी। पहली सहमति ये थी कि कोई भी राज्य अगर इन विवादित डिस्ट्रिब्यूटेड एरिया पे कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करेगा, कोई भी कार्य करेगा, तो वो दूसरे राज्य को सूचित करेगा। इसके अलावा सहमति ये थी कि जब भी इस विवाद के सुधार की बात की जाएगी या समाधान की बात की जाएगी तो 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें से पहला पॉइंट हो जाता है हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। ऐतिहासिक रूप से वो स्थल किसको बिलोंग करते हैं ये ध्यान रखा जाएगा। इथनिसिटी का ध्यान रखा जाएगा, कल्चर का ध्यान रखा जाएगा, सांस्कृतिक रूप से लिंक जो हैं कैसे मैच करते हैं, पीपल सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, प्रशासनिक सुविधा हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और भूमि की निकटता का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर समाधान करने की जो है बात की गई है, ये हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि आखिर असम का अपने हर पड़ोसी देश से झगड़ा क्यों है। देखिए असम की मिजोरम के साथ अगर आप न्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो असम और मिजोरम के बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा हिंसक झड़पें जो है न्यूज़ में रही थी। अगर हम मेघालय के कंटेक्स्ट में बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन की स्थिति एक लागू हो गई थी तो मेघालय ने असम के व्यापारियों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और उसके बाद वहाँ कुछ हिंसक झड़पें हुई थी जिसके लिए जो है विवाद आप कह सकते हैं चर्चा में था। इसके अलावा असम का नागालैंड के साथ भी विवाद है और वहाँ पर एक निष्पक्ष सेना की तैनाती हर वक्त रहती है। असम का अरुणाचल प्रदेश के साथ भी विवाद है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है मुद्दा गया था, लेकिन बाद में दोनों राज्य सरकारों ने ये कह दिया था कि हम कोर्ट के बाहर आपसी बातचीत से ही इस मुद्दे को सुलझाएंगे। अगर नागालैंड की बात देखें तो देखिए केवी के सुंदरम कमीशन, इसका गठन जो है किया गया था इस विवाद को सुलझाने के लिए, किंतु आयोग की रिपोर्ट को जो है नागालैंड ने खारिज कर दिया था। तो यहाँ पे हमने देखिए बात की कि असम, देखिए यहाँ पे एक मैप पहले आप समझिए। असम का जब आप मैप देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लगभग हर राज्य के साथ असम जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर मेघालय के संदर्भ में बात की जाए तो मेघालय का नॉर्थ की साइड, ईस्ट की साइड और साथ में वेस्ट की साइड, यानी कि 3 ओर से लगभग जो है असम के साथ मेघालय घिरा हुआ है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, ये जो राज्य हैं इनका कहीं ना कहीं बॉर्डर असम के साथ लगता है। और आगे हम अपनी स्लाइड्स में समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो सीमा विवाद हैं उनके पीछे बहुत सारे कारण जो हैं रहे हैं। देखिए जैसे कल्चरल रीजंस बहुत से रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप
से जनसंख्या किसी स्थल से लिंक करती है, किंतु जो है वो किसी और राज्य का भाग बन गई है। इथनिसिटी है, इसके अलावा अलग अलग ट्राइबल्स हैं, उनके अपनी अलग अलग कल्चर, अपने अपने रीति रिवाज, अपने कानून हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक जो उनके लिंकेज रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार तो बल्कि देखिए जो नागालिंगम की बात की जाती है कि हमें नागालैंड का एक संप्रभु अपना राज्य चाहिए, तो ये जिस एरिया की बात करते हैं वो थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चला जाता है। मतलब कभी हिस्टोरिकल रूप से जो नागा जनजातियां हैं वो इस एरिया को कवर करती होंगी, लेकिन क्योंकि बॉर्डर शेयरिंग कुछ इस तरीके से हुई है कि अब इतना ही एरिया आता है, तो यहाँ देखिए ये एक ट्रांजिशन की जोन बन जाती है। तो बाउंड्रीज जो है सरकारों को तो विभाजित कर सकती हैं, लेकिन संस्कृति को, कल्चर को, उसको विभाजित नहीं कर पाती, और जिससे जो है आगे चलकर हमें समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। खैर वापस आते हैं अपने वीडियो पे। मैंने आपको बताया कि असम का बॉर्डर ही कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कि जो 7 सिस्टर्स ये राज्य बोले जाते हैं, और 7 सिस्टर के साथ अगर आप प्लस कर दें सिक्किम, तो ये जो 8 राज्य हैं ये मिलके भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया बनाते हैं। और यहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ समस्या सामने आती रहती है, जिसके पीछे डेवलपमेंट का ना होना भी एक कारण हो जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि देखिए भारत में जो ये अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है, आखिर इसकी समग्र स्थिति क्या है। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट के मामले में अगर कम से कम देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, लेकिन हम इन जनरल अगर बात करें कि आखिर एक ही संघ के अंदर जो उसके यूनिट्स हैं उनके बीच में क्यों विवाद देखने को आते हैं, तो सबसे पहला तो देखिए सीमा का ही मुद्दा है। तो राज्यों के बीच जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से विभाजित हैं कि जब वो सीमाओं का बंटवारा हुआ था, एक दूरदर्शिता की सोच नहीं रखी गई थी। उस वक्त जैसी मांगे थी, परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, उस टाइम पे जो है सीमाएं बांटती गई, लेकिन सीमाओं को कभी भी आप एकदम न्यायपूर्ण तरीके से नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि अगर भाषा के ऊपर ही मान लीजिए आपको बांटना है, तो देखिए कुछ भाषा वाले लोग इधर भी रहते होंगे और इधर की भाषा वाले कुछ लोग इधर भी रहते होंगे, तो आप जब सीमा बांट देंगे तो कुछ ना कुछ लोग तो दूसरी साइड छूट ही जाएंगे। तो बाउंड्रीज को लेके हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद देखने को मिलता है, जहाँ पे बेलगाम पर दोनों ही अपना दावा करते हैं। दूसरा अगर रीजन देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 जो है, इसने मणिपुर और त्रिपुरा को देखिए अलग किया था, इन राज्यों को जो है असम से निकालकर अलग कर दिया था। इसके अलावा मेघालय का देखिए गठन हुआ था। और बात की जाए तो पूर्वोत्तर के मानचित्र को, राजनीतिक मानचित्र को इस एक्ट के द्वारा बदल दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हुई थी, और उन चेंजेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर इस एक्ट की वजह से कई सीमा विवाद हुए हैं, जैसे असम नागालैंड, असम मिजोरम, असम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम मेघालय। अगर तीसरे रीजन की बात की जाए तो प्रवासन का मुद्दा, माइग्रेशन का जो मुद्दा है, ये भी सीमा विवाद का कारण बनता है। देखिए कहीं ना हर विवाद के पीछे इकोनॉमी या रिसोर्सेज का क्रंच होना ज़रूर होता है। अगर रिसोर्सेज पे जो है दबाव है, जनसंख्या बढ़ गई है, संसाधन कम है, तो जहाँ पर संसाधन अभी दिख रहे हैं और जहाँ कम है वहाँ से लोग माइग्रेट करके नौकरियों की तलाश में जो है दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब रिसोर्सेज क्रंच यहाँ भी होने लग गया है, तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो सन ऑफ सॉइल का मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस जगह के जो मूल निवासी हैं उनका पहला हक बनता है अपने राज्य की रिसोर्सेज पर। तो प्रवासन जो होता है ये भी सीमा विवाद का कारण बन जाता है। बाउंड्रीज को बंद करने की बात जो है देखने को आती है, जैसे महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी। तो ये सन ऑफ सॉइल एक हो गया। इसके अलावा देखिए जल संसाधनों के बंटवारे पर विवाद, रिसोर्सेज क्रंच के ही अंदर ये भी आता है। देखिए जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ है, नदियों के अंदर पानी कम हो गया है। जो नदियाँ अंतर्राज्यीय एक तरीके
से प्रभावित होती हैं उनमें जो है विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि एक राज्य दूसरे पर हमेशा ये आरोप लगाता रहता है कि हमारे यहाँ कम पानी आने का नतीजा आप लोग क्योंकि बांध बना रहे हैं, आप क्योंकि पानी का यूज़ ज़्यादा कर ले रहे हैं, ये है। तो जैसे यूपीएससी में तो नदी विवादों से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा सके हैं, नदी इंटरलिंकिंग पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में वापस आए तो देखिए रिसोर्सेज पे जो ये एक दबाव है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है सीमा विवादों के पीछे। सन ऑफ सॉइल हमने जाना, माइग्रेशन का मुद्दा, इसके अलावा हमने नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में जाना, और साथ में हमने सीमाओं की जो अनसाइंटिफिक एक तरीके से डिवाइड हुआ है उसके बारे में बात की है। अगर वापस अभी हमने जनरल वे में समझा कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्यों हैं, अगर हम आ जाएं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट में क्या रीज़न है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट का एकीकरण की जो हिस्ट्री है, जो वहाँ का राजनीतिक मानचित्र हमें आज देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या बदलाव हुए हैं ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने बताया 8 राज्यों से मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनता है, और भूटान बांग्लादेश के बीच एक संकीर्ण गलियारा है जो हमारे मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ इससे जोड़ता है। चिकन नेक की बात की जाती है, हमने अपने इंडो चाइना वीडियो में भी इसकी बात की थी। इसके बाद देखिए जो उत्तर पूर्व की आबादी है वो दरअसल बहुत सारे एथनिक जो पॉपुलेशन है उससे मिलकर बनी है, जैसे तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, बंगाल के लोगों सहित जो विभिन्न जातीय समूह के कुछ मूल और स्वदेशी निवासी थे, इन सबको मिलाकर वहाँ की पॉपुलेशन मिली है। तो आपको मिक्स्ड कल्चर एक देखने को मिलता है, ठीक है। और विभिन्न अवधियों में बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आते रहे हैं, इसीलिए इनर लाइन परमिट जैसे मुद्दे भी हमें देखने को मिलते हैं। जो मूल लोग हैं वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए बाहर के लोगों को रोकना चाहते हैं, है ना। उसका रीज़न भी हम समझेंगे। देखिए उसका रीज़न ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही देखने को मिल जाता है। शुरू से समझते हैं। देखिए शुरू में ये जो हिस्सा था बंगाल प्रांत का हिस्सा था, लेकिन बाद में जब इसको अलग करके एक असम प्रांत बना दिया गया तब भी इसको बंगाल प्रांत के अंडर ही रखा। तो उस टाइम पे जो है 1873 का एक बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन एक रेगुलेशन आया, जहाँ पे बाहरी लोगों को, व्यावसायिक व्यक्तियों को, व्यावसायिक गतिविधियों को जो है नॉर्थ ईस्ट में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेसिकली अंग्रेजों ने हमेशा एक नीति अपनाई थी जहाँ उन्होंने उत्तर पूर्व के संसाधनों का दोहन करने के लिए, अपने चाय के बागान के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, वहाँ के जंगलों की लकड़ियों पर कब्जा करने के लिए उस एरिया को बाकी के भारत से अलग थलग करने की साजिश रची ही थी। तो इस रेगुलेशन के द्वारा उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ पोर्शन को बहिष्कृत एरिया और कुछ को आंशिक बहिष्कृत घोषित कर दिया, और जो मेन आबादी थी उसको यहाँ की आबादी से एकदम अलग थलग कर दिया। तो यही लाइन आगे चलकर जो है हमारी इनर लाइन परमिट जैसी चीज़ों में देखने को मिलती है। दरअसल अगर बात की जाए ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की, तो प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत बड़े बदलाव का एक काल रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई हैं। इसके बाद देखिए आज़ादी भारत को मिल गई। अगर स्वतंत्रता पूर्व क्या एक नीति रही है सरकार की, इस पर बात की जाए तो देखिए पहले क्या था, असम का जो प्रांत था उसके अंदर क्या क्या आता था। असम के मैदान आते थे, पहाड़ी जिले आते थे, इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है टेरिटरी कहा जाता था वो आता था। मणिपुर और त्रिपुरा की रियासतें आती थी, ये सब इसके अंदर आता था। जो मणिपुर और त्रिपुरा की रियासतें थी इन्होंने 1949 में भारत के साथ विलय होना स्वीकार कर लिया। देखिए भारत की जब आज़ादी हुई और भारत का एकीकरण हो रहा था, कम से कम नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ये अपने आप में सोचना था कि हमारा विलय भारत के साथ नहीं होगा, और वो अपनी एक अलग संप्रभु स्थिति बनाने के जो है सोचते थे। उनका विज़न ये कहता था कि हम तो अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन भारत के साथ जब विलय हुआ तो एक बहुत लंबे समय तक इस बात को वो लोग स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि ट्राइबल्स आज़ाद रहना जो है पसंद करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के साथ उनका एक्सपीरियंस कहता था कि गवर्नमेंट का
कभी भी जनजातियों के हक के लिए काम नहीं कर सकती हैं। इसीलिए बहुत लंबे समय तक, बल्कि आज तक उत्तर पूर्व में इंसर्जेंसी यानी कि उग्रवाद देखने को मिलता है, जो इंडिया से इंडिपेंडेंट होने की बात कहीं ना कहीं करता है। इसके बाद देखिए, जब 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष हुआ तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया मिल गया, क्योंकि बाउंड्री शेयर करता है तिब्बत के साथ, जो कहीं ना कहीं चीन का ही हिस्सा है। इसके बाद देखिए, जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो ट्राइबल एरिया के प्रशासन के लिए शेड्यूल 6 को स्पेशली उसमें रखा गया। जो आपका शेड्यूल 6 है, ये बात करता है कुछ विशेष राज्यों के अंदर जो आदिवासी पॉपुलेशन है उसकी सुरक्षा की, या उसके लिए कुछ विशेष प्रावधानों की। अब देखिए, असम मेघालय पर वापस आते हैं। ये हमने बात की नॉर्थ ईस्ट की क्या हिस्ट्री थी, ब्रिटिश उपनिवेश में वो क्या रीजंस रहे थे जिनकी वजह से एक अलग स्थिति उत्तर पूर्व की देखने की मिलती है। देखिए, जो बारदोलाई समिति थी उसकी सिफारिशें जो है 1951 में आई, और उन्होंने ही जो जयंतिया हिल्स का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 था उसको असम के मिकिर हिल जिले और गारो हिल्स के क्षेत्र को असम के गोलापारा जिले में स्थानांतरित कर दिया। बाद में जब 1969 का पुनर्गठन अधिनियम आया तो इसने भी इन्हीं बदलावों को जो है दोहराया। ठीक है, मेघालय ने दावा किया कि जो ये क्षेत्र हैं ये मूल रूप से क्या है, हमारी खासी जयंतिया हिल्स के क्षेत्र हैं। लेकिन देखिए, असम क्या है, वो इस दावे को स्वीकार नहीं करता है। वापस हम आते हैं कि असम का अपने हर पड़ोसी एक तरीके से राज्य के साथ झगड़ा है। उसका एक रीज़न ये है, असम जो है वो दरअसल मैप वाली जो सीमाएं हैं, मार्क्ड बाउंड्रीज हैं, उनको मानता है। जो बाकी राज्य हैं वो ऐतिहासिक जो है सीमाओं को मानते हैं। अगर ऐतिहासिक सीमाओं की बात की जाए तो वो सीमाएं जो भारत की आज़ादी से पहले रही थी, या आप कह सकते हैं लंबे टाइम से जो सीमाएं थी। लेकिन जो असम है वो ये कहता है कि क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ्स नहीं है ऐसे कि जो बाउंड्रीज को डिफाइन करते हो, तो इसीलिए जो है झगड़ा देखने को मिलता है। और यही बात असम के मेघालय के साथ भी दिखती है। अब बात करते हैं समाधान के क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए, इस मुद्दे को हल करने के लिए कई बार समितियों का गठन किया गया। 1983 में भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, जिसमें जो है सर्वेक्षण के द्वारा सीमाओं को सुलझाना था, लेकिन सिफारिशें जो है लागू नहीं की गई। फिर उसके बाद एक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1985 वाली वाईवी चंद्रचूड़ समिति। ठीक है, इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी, इंपॉर्टेंट कमेटी है, और इसने जो है असम के ही दावे को बरकरार रखा था, लेकिन मेघालय ने जो है इसकी सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल कमिटीज तो बहुत बनती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए जिस स्टेट के फेवर में ये एक तरीके से अपनी सिफारिशें नहीं देती हैं, वो स्टेट इन सिफारिशों को मानने से जो है इनकार कर देता है। इसके बाद देखिए, कुछ और आप कह सकते हैं प्रोग्रेस इस मामले में देखने को मिली, जिसको आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर याचिका को खारिज कर दिया था कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है बाउंड्रीज को लेके, तो आप वहीं पर जाइए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस भी राज्य के फेवर में बात नहीं जाती है वो खारिज कर देता है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल है, और खासकर उत्तर पूर्व में तो जो छात्र संगठन है, वो लोगों के सेंटिमेंट्स का अपने हितों के लिए जो है प्रयोग करते हैं। तो करना तो ये चाहिए कि जो सर्वेक्षण वगैरह है, उपग्रह वगैरह की हेल्प लेकर एकदम राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए और लोगों से बात करके ऐतिहासिक लिंक्स को ध्यान में रख के बाउंड्रीज का समाधान करना चाहिए। यही बात यहाँ पे वे फॉरवर्ड में बताई हुई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 263 है, इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना चाहिए, जहाँ पर इन मुद्दों पर बैठकर बातचीत से विवाद को सुलझाना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों को भी पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, उन पर एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। और अगर भारत एकता में विविधता का देश है तो सहकारी संघवाद के लिए इस तरह के मुद्दे चुनौती बनते हैं। तो हमें
हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस सारे मुद्दों को भारत की एक तरीके से फेडरल पे आप कह सकते हैं प्रहार के रूप में देखना चाहिए और हमें इनका शीघ्र समाधान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन की एक पूरी स्लाइड दिखाई हुई है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, बहुत काम की स्लाइड है और इसकी सोर्स हमने मेंशन की हुई है। आप इसको देखकर पूरा इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कब कौन सी स्टेट बनी है, उसको क्या दर्जा मिला है, ये समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। देखिए अभ्यास प्रश्न ये है, पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवाद जो है बढ़ते जा रहे हैं, इन सीमा विवादों के कारणों की क्या है व्याख्या करें। ठीक है, तो जब आप बात करेंगे तो अगर इसकी फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो एक तो आप लाइन दीजिए कि आज तक जो है नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्रीज वो बेसिकली कोइंसाइड नहीं करती उन जो ट्राइबल एरिया और उनकी आइडेंटिटीज थी, तो इसीलिए क्या है शॉर्ट साइटेड पॉलिसी को ये दिखाती है, एक दूरदर्शी सोच नहीं रखी गई थी। रीजंस क्या है, एक तो वही कि उस टाइम पे जैसी मांगे थी, जैसी स्थितियाँ थी वैसे आपने बाउंड्री विभाजित कर दी। दूसरा क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। तीसरा क्या है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अपने हितों के लिए यूज़ करते हैं। लैक ऑफ डेवलपमेंट है, संसाधन वहाँ पे जो है वो बहुत है लेकिन उसका विकास में प्रयोग नहीं हो पा रहा है। और इंटरनेशनल जो है इंटरफेरेंस भी होते रहती है, जो इस तरह की चीज़ों को अपने मतलब अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा भड़काती है, ताकि इंसर्जेंसी की फंडिंग वहाँ पर होती रहे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कोई भी एक कारण नहीं होता किसी भी समस्या के पीछे, पूरा एक एक्चुअली आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रीजंस होता है। तो इन सभी पर काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पॉलिटी के लिहाज से आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 263, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, इसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए, जैसे नागालैंड के लिए 371A है, इन सबको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अहोम राज्य के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अहोम राज्य का ही शासन था नॉर्थ ईस्ट पर। ज्योग्राफी की बात की जाए तो मैप में लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों पर यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप इस तरीके से लिंक करके हर टॉपिक से जो है जोड़कर पढ़ाई करेंगे तो अवश्य ही आपको बेहद मदद मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।